अच्छा भाई ये रिक्वायर है, इसको क्या करना आप लोग सिंपल आगे से कर दो इंपोर्ट। तो भाई बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं मॉड्यूल जेस, तो इस वजह से आपने क्या यूज करना होगा यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करना होगा। जो रिक्वायर होता है वो बेसिकली भाई कॉमन जेस का तरीका होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का तरीका। मतलब भाई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये 6 के अंदर आया तो क्या ये 5 के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता था? भाई बिल्कुल होता था हमारे पास। और ये 5 को हम लोग क्या कहते हैं भाई कॉमन जेएस कहते हैं। तो भाई कॉमन जेएस के अंदर हमारे पास जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो बेसिकली वो किस तरह होता था हमारे पास रिक्वायर की मदद से। किसकी वजह से होता था भाई? रिक्वायर की मदद से। तो सिंपल हमने सबसे पहले भाई एलिमेंट गेट करा, एलिमेंट गेट करने के बाद हमने क्रिएट रूट करा और क्रिएट रूट से क्या लेगा भाई हमारा अपना एलिमेंट लेगा। ऐसे ही नहीं क्लास। उसके बाद सिंपल हमने रूट पे क्या करा रेंडर करा। और क्या रेंडर करा भाई हमने रेंडर करा यहाँ पे एक h1 जिसमें मैंने क्या लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो हमारी यूआई के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। लेकिन हम लोग भाई इस तरह एलिमेंट्स को रेंडर नहीं करवाते। हम लोग क्या अप्रोच यूज करते हैं रेंडर करवाने के लिए? कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। तो भाई रिएक्ट आपकी लाइब्रेरी है, ये आपके पास एक छोटा सा रूल लेकर आती है जो हम फॉलो करें ना करें हमारी अपनी मर्जी। लेकिन भाई रिएक्ट एक स्टैंडर्ड है जिस तरीके से भाई हमें काम करना पड़ेगा। क्या हम एसआरसी के अंदर एक और फाइल बनाएंगे किस नाम से app.js के नाम से। इस नाम से app. और इसके अंदर सिंपल हम क्या बनाएंगे भाई एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्या ये फंक्शन है हमारे पास या कंपोनेंट है? कैसे पता आपको? कैपिटल है। फर्स्ट लेटर क्या इसका? कैपिटल। तो सिंपल हमारे पास एक फंक्शन या मतलब एक कंपोनेंट क्रिएट हुआ और इस कंपोनेंट से मैंने क्या करा रिटर्न h1 हेलो एप कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट को मुझे क्या करना है इस फाइल से भेजना है और मेन डॉट जेएस में क्या करना है रिसीव करना है। तो मुझे बताओ इस फाइल से भेजने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो मैंने करा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। मेन डॉट जेएस के अंदर मुझे यहां पे यूज करना है भाई कंपोनेंट। तो सिंपल मैंने क्या करना भाई इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप। एक्सटेंशन लगाने की हमें यहां पे कोई भी नीड नहीं है। क्यों? रिएक्ट इस चीज को भाई इस सेल उससे हैंडल कर लेती है। क्लास क्लियर है? अब मुझे बताओ आपने ये जो अपना कंपोनेंट कॉल करा है क्या सही तरीका है? नहीं सर। क्या क्रिएट करना होता है? सेल्फ क्लोजिंग टैग क्रिएट करना होता है भाई। तो भाई उनके लिए सर जो लोग प्रैक्टिस करके हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई, जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं है। क्योंकि भाई जो प्रैक्टिस करके नहीं है उसको घंटा समझने की वाली चीजें नहीं आ रही होंगी। चलो रिवीजन हो गई ना चीजें। अगर पहले पूछ लो तो भाई पहले आप लोग इसका आंसर ही नहीं कर पाओ। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि भाई रिएक्ट में कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं? सही है तो भाई दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। अब जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं आए तो उनके नाम पूछ लूं क्या बात है? जो मसले पूछ लूं कि भाई क्या मसले थे लास्ट तक हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं ना भाई हम लोग या नहीं डिस्कस कर चुके? डिस्कस कर चुके हैं भाई। हम लोग ये भी डिस्कस किया था कि भाई जो डॉट जेएसएक्स इसको क्या कहते हैं हम लोग। खैर रात गई बात गई क्या फर्क पड़ता है। तो भाई हमारे पास हमारी यूआई के ऊपर हेलो ऐप कंपोनेंट शो हो गया। और भाई हमेशा हमारे पास यही प्रैक्टिस फॉलो होती है कि हमारा मेन डॉट जेएसएक्स इंडेक्स से कनेक्ट होता है और मेन के अंदर हमेशा क्या कॉल होता है हमारा ऐप कॉल होता है। अच्छा जी तो चलिए भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं भाई। ये तो हो गया हमारे पास कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के भाई कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने ये समझा था कि कंपोनेंट्स हमारी एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं भाई चंक्स के अंदर तोड़ देते हैं, मल्टीपल चंक्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स का भाई दूसरा पॉइंट ये है कि कंपोनेंट की मदद से हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर रीयूजेबिलिटी लेकर आते हैं। एक मैप पर लास्ट क्लास के एग्जांपल और जगह यूज करना है। सही है भाई। अगर रिएक्ट यूज नहीं कर रहे सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक चेंज 100 फाइलों में चेंज करना पड़ेगा। कंपोनेंट का फायदा क्या है? आपने एक मैप बार बनाया और हर जगह उसे क्या कर दिया सिंपल कॉल कर दिया। अब एक जगह चेंज करोगे पूरी एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा वो आपके पास चेंज। क्यों? क्योंकि भाई सारे आपके पास मैप पर एक कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो कहीं भी आप कंपोनेंट में चेंज करोगे वो पूरी एंटायर एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा भाई चेंज हो जाएगा। तो कंपोनेंट की भाई डेफिनेशन की कंपोनेंट में और भी कुछ चीजें हैं हमारे पास इंशाल्लाह आज भी डिस्कस करेंगे।
सर लास्ट क्लास में जो आपने कंपोनेंट की एक अलग से फाइल बनाई थी, अगर फोल्डर बनाया था। फोल्डर बनाया था, मल्टीपल फोल्डर भी बना सकते हैं या एक सिंगल फोल्डर में सारे कंपोनेंट? कंपोनेंट्स का हमेशा एक मेन फोल्डर होता है और मल्टीपल कंपोनेंट्स की उसमें फाइलें होती है। उसके फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइलें कर सकते हैं। हाँ, मल्टीपल फोल्डर फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। करना चाहो तो वो भी कर लो, लेकिन भाई हमारे पास अगर 100 कंपोनेंट्स हैं एक एप्लीकेशन में, तो क्या 100 फाइलें बनाओगे आप? जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा ना भाई, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एज अ डेवलपर हमारा ये काम नहीं होता है कि भाई फोल्डर स्ट्रक्चर में मेंटेन हमें ही करना है, कि हमारे लिए तो अजियत ना हो और हमारे बाद किसी और बंदे के लिए तो अजियत ना बने। ठीक है भाई, चलिए। तो भाई आज का सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पास, जिसका नाम हमारे पास क्या है भाई? जीएसएक्स। क्या है जीएसएक्स? जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल क्या एक लैंग्वेज है? क्या है? एक्सटेंशन है। तो भाई जीएसएक्स बेसिकली हमारे पास क्या है? एक्सटेंशन है जो अलाउ करती है क्या? जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल को लिखना। जीएसएक्स का मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, जो कि क्या है? एक्सटेंशन है। क्या करती है ये? जावास्क्रिप्ट के अंदर अलाउ करती है डायरेक्टली एचटीएमएल को लिखना। भाई अगर ये मैं देखूं तो मेरे पास ये जीएसएक्स की फाइल है, मतलब जावास्क्रिप्ट की एक फाइल है, ठीक है भाई, और मैंने अपने फंक्शन के अंदर डायरेक्टली किसको लिखा है? एचटीएमएल को लिखा है। क्या जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ होती है काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे कैसे अलाउ हो रही है? क्योंकि हमने जीएसएक्स यूज कर लिया। सही था, चलेंगे। तो भाई जीएसएक्स का मतलब तो भाई एक चीज हमें क्लियर हो गई कि डॉट जीएसएक्स का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल एक्सटेंशन है। क्या करती है? जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल को लिखने के लिए अलाउ करती है। इसका तरीका ये होता है कि भाई हम सिंपल अपने कंपोनेंट क्रिएट कर दें। एचटीएमएल पार्ट जो होता है ना आपके पास, वो हमेशा कहां पर होता है? रिटर्न के अंदर होता है, रिटर्न के अंदर होता है। और दूसरी चीज, अगर भाई आपने रिटर्न अलग लाइन में लिखा है और अपना एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में लिखा है, मतलब लाइन ब्रेक करके लिखा है, तो भाई ये तो जावास्क्रिप्ट का रूल है। क्या ये रिटर्न करेगा नहीं करेगा? रिटर्न बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि भाई रिटर्न का रूल है कि हमेशा आपके पास जो भी रिटर्न करवाना है ना, वो सेम लाइन में होना लाजमी है। क्या है भाई? सेम लाइन में होना लाजमी है। अगर लाइन ब्रेक कर रहे हो भाई, तो फिर आप क्या कर लो? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, सॉरी राउंड ब्रैकेट लगा दो, पेरेंथेसिस लगा दो। सही था? तो आप ये रूल कर सकते हो, अदरवाइज आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। पहला रूल तो ये हो गया। सेकंड रूल, अगर मिसाल के तौर पे भाई मुझे यहाँ पे हेलो ऐप कंपोनेंट भी चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे चाहिए भाई हेलो चलानी भी चाहिए, क्या करूं मैं? मैंने एक एलिमेंट बनाया हेलो ऐप कंपोनेंट, फिर मैंने एक और एक्शन बनाया हेलो चलानी। पेरेंट देना पड़ेगा। क्या कर रही है? एरर दे रही है। क्या मसला होता है ये? पेरेंट देना पड़ता है। सर पेरेंट हमेशा एक होना चाहिए। ये किससे कौन से पढ़ा हमने पहले? क्या समझा पहले? पहले हमने क्या समझा इसके बारे में? हाँ सही है, सिंगल होना चाहिए। क्या मतलब क्यों ऐसा क्यों है भाई? मुझे कोई एक्सप्लेन कर देगी। रिएक्ट जो है एक ही पेरेंट को एक्सेप्ट करता है। भाई इसका जवाब बिल्कुल सही है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, कि भाई रिएक्ट के अंदर आपके पास जो यूआई कंपोनेंट होगा वो हमेशा एक पेरेंट का होगा, मल्टीपल पेरेंट के नहीं होंगे। क्या ये रिएक्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? क्या ये जावास्क्रिप्ट रिस्ट्रिक्ट कर रही है? क्या ये रिएक्ट का कंपोनेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? तो भाई ये बेसिकली जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये कर रहा है जीएसएक्स। जीएसएक्स का एक रूल है कि आपके पास हमेशा जो एचटीएमएल होगी ना भाई, वो सिंगल पेरेंट की होगी। किसका रूल है ये? जीएसएक्स का रूल है। सही है भाई? तो हमेशा आपके पास एक पेरेंट होना क्या है? लाजमी है। अगर आप एक पेरेंट नहीं बनाओगे तो आपके पास ये काम नहीं करेगा। फ्रैगमेंट पढ़ा होगा कि नहीं? पढ़ा नहीं ना? मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं कर सकते? फ्रैगमेंट पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे जब उसका टाइम आएगा, डिस्कस करेंगे फ्रैगमेंट को भी। अच्छा जी,
तो भाई हमारे पास हमेशा पैरेंट का क्या उसमें जेसिस के अंदर सिंगल पैरेंट होने का हमारे पास लाजमी है, मल्टीपल पैरेंट हमारे पास नहीं हो सकते। तो भाई अब आपके पास अगर आपसे कोई सवाल करे कि भाई ये कंपोनेंट के अंदर हम मल्टीपल पैरेंट्स को क्यों रिटर्न नहीं कर सकते, तो क्या जवाब होगा इसका? जेएसएक्स आपको अलाउ नहीं करता। सही है भाई, जेएसएक्स आपको अलाउ नहीं करता। अब बताओ क्लास क्लियर या नहीं क्लियर? अच्छा जी, अब इसके भाई कुछ और भी रूल्स हैं, लेकिन उससे पहले भाई एक और कॉन्सेप्ट। एक तो हमने चीज समझी भाई, जेएसएक्स का मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल एक्सटेंशन क्या करती है भाई, जावास्क्रिप्ट को अलाउ करती है किस चीज को, एचटीएमएल को डायरेक्ट लिखने के लिए। एक बात तो क्लियर हो गई। सेकंड चीज कि भाई जेएसएक्स के अंदर हम लोग हमेशा पैरेंट क्या होगा, हमेशा हमारा एक ही होगा, मल्टीपल पैरेंट हमेशा हमारे पास नहीं हो सकते। सही था। अब सेकंड चीज, ये जो भाई आप लोग एचटीएमएल लिख रहे हो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो भाई, एचटीएमएल लिख रहे हो, क्या ये एचटीएमएल है? एक्सएमएल है, एक्सएमएल है। ये एचटीएमएल नहीं है, ये तो भाई जेएसएक्स है आपके पास। क्या ये आपके पास जेएसएक्स, मतलब एक्सएमएल नहीं कह सकते हो, जेएसएक्स भी कह सकते हो आप। ये जो भाई पार्ट है आपके पास, तो ये पार्ट कौन सा हमारे पास, बेसिकली जेएसएक्स का पार्ट है। ये हमारे पास एचटीएमएल नहीं है, क्योंकि भाई एचटीएमएल के अंदर क्या कोई ऐसा रूल है कि पैरेंट हमेशा एक ही होना चाहिए? नहीं भाई, एचटीएमएल तो आती ही पैरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पैरेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि आपके पास एक पैरेंट हो, फिर आपके पास उसके चाइल्ड हो, फिर उसमें पैरेंट बना दो, फिर बना दो, तो इस तरह आप एचटीएमएल में काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारा मसला क्या है, यहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। तो भाई एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर, ये जो हमारे पास कंपोनेंट के अंदर रिटर्न वाला पार्ट है, क्या ये एचटीएमएल है? तो नहीं, ये एचटीएमएल, ये हमारे पास जेएसएक्स है। क्या हमारे पास ये जेएसएक्स, एचटीएमएल की तरह दिखने वाली लैंग्वेज, मतलब लगेगा बिल्कुल आपको क्या एचटीएमएल, लेकिन एचटीएमएल नहीं है। अभी प्रूफ करके दिखाएंगे हम आपको। एचटीएमएल के अंदर चीजें बहुत अलग तरह होती हैं, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। तो पहले मुझे बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? आपके पास जो div है ये h1 है, ये HTML नहीं है, ये क्या आपके पास JSX है। और HTML और JSX के अंदर पहला फर्क क्या है कि HTML के अंदर मल्टीपल पैरेंट हो सकते हैं, लेकिन JSX के अंदर हमेशा सिंगल पैरेंट होगा। ये एक डिफरेंशिएट है HTML और JSX के अंदर। अब बताओ बात समझ में आया यहाँ तक या बिल्कुल अभी कोड चल रहे हो? क्लियर है भाई? अब अगर मुझे अपने कंपोनेंट के अंदर दिए सर, आपने चीज मुझे समझा दी कि भाई कंपोनेंट के अंदर एचटीएमएल लिखनी है, रिटर्न के अंदर एचटीएमएल लिखो, और ये समझ में आ गया कि भाई एचटीएमएल की बेसिकली क्या है, जेएसएक्स है। सर अब अगर मुझे कुछ वेरिएबल बनाना है, मुझे फंक्शन बनाना है, मुझे लूप चलाना है, मुझे एरे बनाना है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है मुझे आसान अंदाज में, कहां लिखूंगी? तो भाई कंपोनेंट के अंदर रिटर्न से पहले आपके पास जो पार्ट है ना क्लास, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं भाई, अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। मतलब रिटर्न के अंदर क्या है, HTML है, और उसके ऊपर क्या हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। तो सिंपल मैंने भाई एक वेरिएबल क्रिएट करा, कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल्स टू जावा। सही है भाई? कंसोल करवाए, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम। भाई क्लियर है? अगर ब्राउज़र में क्या इंसर्ट एलिमेंट बोला, क्या है कंसोल में मेरे पास, यूजर नेम जाफर अमान। क्या है यूजर नेम? जाफर अमान। इसका मतलब हमारे कंपोनेंट के अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट भी चल रहा है। क्लास क्लियर है? अब आओ भाई एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो भाई ये वाली बात समझ में आ गई कि भाई कंपोनेंट है HTML रिटर्न के अंदर और जावास्क्रिप्ट रिटर्न से ऊपर। अब मुझे अपने इस वेरिएबल को h1 हेलो यूजर नेम, समझ तो गए होंगे भाई? मतलब मुझे अपने इस h1 के अंदर यहाँ पे हेलो चाहिए और यहाँ पे मुझे चाहिए भाई यूजर का नाम चाहिए। पहला सवाल मेरा, आप लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ी है? अभी क्वेश्चन पहले पढ़ कर आया।
एलिमेंट होगा क्रॉस h1, उसकी वैल्यू अपडेट करवानी है। क्या तरीका होगा आपके लिए? सर आप सबसे पहले इसे आईडी दें, आईडी दें, आईडी देनी पड़ी। उसके बाद सर उसे जावास्क्रिप्ट में गेट करें, सही है भाई। उसके बाद h1 डॉट इनर एचटीएमएल, यही होता है ना, इक्वल्स टू हेलो, और उसके बाद यूजर नेम, यही होता है ना क्लास। क्या आ गया हमारे पास? डेटा का मान आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? इसी तरह करते हुए है ना अभी तक, या कोई नया काम मैंने बिल्कुल ही भाई अलग काम कर दिया मैंने? कितने लोग भाई बात से एग्री करते सर हाँ इसी तरह करते हुए हैं? हम लोग एग्री नहीं करते तो हाथ उठाओ ना भाई, हाथ तो लूंगा यार। हमें नहीं है किस तरह। अच्छा जी, तो भाई हम लोग पहले भी इसी तरह अपने एलिमेंट्स को क्या करवाते हैं क्लास, उसके अंदर एचटीएमएल को अपडेट करवाते हैं। अब देखो भाई रिएक्ट के अंदर तरीका, तरीका भाई क्या था? रिएक्ट के अंदर तरीका, ना आपने आईडी देनी है, ना आपने उस एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में गेट करना है, और ना आपने डॉट इनर एचटीएमएल यूज करनी है। सही है भाई? आपने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। क्या समझो भाई? ये हमारे पास क्या है? HTML है? नहीं, XML। JSX है भाई। अगर आप इस JSX वाले पार्ट में, इस JSX वाले पार्ट में जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करना चाहते हो, किसको एक्सेस करना चाहते हो? बड़ा आसान तरीका है। आप सिंपल क्या करो भाई, यहां पे लगा दो कर्ली ब्रैकेट। क्या लगा दो भाई? ना डॉलर ना बैकटिक, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाओगे भाई? कर्ली ब्रैकेट। मतलब जहां दिल चाहे वहां आपने क्या लगाया? सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगाया, और कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने? यूजर नेम लिख दिया। बात समझ में आई? तो अब देखो भाई हमारे पास हमारी यूआई क्या शो हो रहा है? हेलो जावा। अब अगर मैं क्या करूं भाई, कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 24, और यहां पे क्या कर दूं भाई मैं एज, और यहां पे क्या कर दूं मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज। क्या है हमारे पास? आगे 24 एज। अब बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? तो भाई कर्ली ब्रैकेट का हमारे पास एक कांसेप्ट होता है जेएसएक्स के अंदर, और क्या कांसेप्ट होता है भाई? जावास्क्रिप्ट को जेएसएक्स के अंदर डायरेक्टली एक्सेस करना। मतलब अगर आपने भाई इस रिटर्न वाले पार्ट में कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, क्या लिखना है क्लास? इस रिटर्न वाले पार्ट में कहीं पर भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है, आप बस क्या लगाओगे? कर्ली ब्रैकेट लगाओ और अपनी जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दो। आसान है मुश्किल है? तो मुझे बात बताओ भाई, ये आपको रिएक्ट आसानी के लिए आई है या मुश्किल करने के लिए चीजें? कोड कम से कम, इसको हम लोग कहते हैं मिनिमल कोड। जितना कोड कम हो हमारे पास, इसी वजह से भाई रिएक्ट के अंदर जो ना, एक तो होता है रिएक्ट लाइट वेट एप्लीकेशन, लाइट वेट रिएक्ट एप्लीकेशन, तो भाई हमें कोड इसमें कम से कम लिखना होता है। वो अलग बात है कि आप आगे जाके इसका बड़ा कर दो, इसको इतना वो कर दो कि भाई चले ही ना, वो एक अलग है। बताओ भाई क्लास चीजें समझ में आई या अब भी नहीं आई? कितने लोग क्लियर है? क्लियर है भाई? हमने क्या समझा भाई? हमने जेएसएक्स समझी, जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का पार्ट देगा, एचटीएमएल का पार्ट देगा, फिर हमने देखा भाई कर्ली ब्रैकेट्स किस तरह यूज है हमारे पास। भाई ये क्लियर है? चलो करते हैं भाई। मुझे बनाना है इनपुट फील्ड। क्या वाली क्लास? इनपुट फील्ड बना रहे, इनपुट आगे इनपुट फील्ड। एक चीज थोड़ा कॉल कीजिएगा, ये क्या हमारे पास? HTML है,
यहाँ भी हमने इनपुट फील्ड बनाई और यहाँ भी हमने इनपुट फील्ड बनाई। अच्छा भाई जरा बचपन का होगा अपने, मैंने अपनी बात बताई थी, क्या बताई एक बार बताएगा भाई। ये भी इनपुट फील्ड है, ये भी इनपुट फील्ड है, सेल्फ यूजिंग टैग है। तो सेल्फ यूजिंग टैग का मतलब क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट टैग बना दो बस, बाकी सारे काम मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। मैंने आपको जब एचटीएमएल पढ़ाई थी क्लास, तो मैंने आपसे कहा था कि भाई आप आखिरी के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगाओ या ना लगाओ, बात कोई मसले वाली नहीं है, लेकिन हाँ लगाना क्या है बेस्ट प्रैक्टिस है, और आगे जाके आपको ये इशू क्रिएट होंगे। अब भाई जिन लोगों की आदत सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर आखिरी में बैक स्लैश लगाने की नहीं है, क्या देगा ये आपको? एरर देगा। क्या देगा आपको? एरर देगा। तो भाई ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी भाई, रिएक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ना सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो वहां पे आपको भाई ये स्लैश लगाना क्या है, इसको क्लोज करना लाजमी है। तो भाई पहली चीज याद रखो, ये एचटीएमएल नहीं है, ठीक है, एक्सएमएल। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके क्या कुछ रूल्स हैं जो आपको लाजमी फॉलो करने हैं। आप मुझे बताओ ना भाई, क्योंकि एचटीएमएल में एरर आता है, क्यों नहीं आता एचटीएमएल भाई? सर डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो, वहां पे एरर नहीं आते। सीएसएस में कभी एरर आते हैं? नहीं आते। लेकिन भाई यहाँ पे आप करोगे ना क्लास, क्या मिलेगा आपको? एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है? जीएसएक्स है। तो भाई एचटीएमएल और जीएसएक्स के अंदर एक और डिफरेंशिएट, क्या एचटीएमएल के अंदर सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाएं, फॉरवर्ड स्लैश लगाएं या ना लगाएं, सर कोई टेंशन, लेकिन जेएसएक्स के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगाना क्या हमारे पास लाजमी है। कितने लोग भाई को क्लियर है? क्लास क्लियर है? आगे बढ़े। तो भाई हमने क्या क्या समझ लिया? 4 पॉइंट हो गए, कर्ली ब्रैकेट्स, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट समझ लिया, सेल्फ क्लोजिंग वाला पार्ट समझ लिया। अब आते हैं भाई स्टाइलिंग के ऊपर। किस बात है भाई? स्टाइलिंग। भाई हेलो चलानी है मुझे, इसका जो कलर है क्लास, इसका जो कलर वो करना है ग्रीन। क्या करना है? हम लोगों ने इनलाइन स्टाइलिंग पढ़ी क्लास, इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह यूज होती है? बोले सर इतना मुश्किल सवाल, इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह यूज होती है भाई? स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर, सर स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करें और काम स्टार्ट करें, ऐसा ही होता है ना? देखते हैं भाई। स्टाइल, कलर ग्रीन, इसी तरह होता है क्लास। सर ये तो सब स्टार्ट हो गया, ये क्या हुआ? पढ़ो भाई मेरा एरर। नहीं है इसमें मेरी वाली बात। भाई अब जरा समझ लो क्लास, आप लोगों ने ये जो भाई स्टाइलिंग पास की ना स्ट्रीम के अंदर, जेएसएस कहता भाई इसका अपने साथ ले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। भाई जेएसएस के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग करने के लिए आपको यहाँ लगाना पड़ता है क्या? कर्ली ब्रैकेट। क्या लगाना पड़ता है? कर्ली ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे यूज होगी क्या? जावास्क्रिप्ट। क्या यूज होगी? जावास्क्रिप्ट। तो भाई दरअसल सिनेरियो ये होता है, जेएसएस के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग करने के लिए, जेएसएस के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट देना होता है। क्या देना होता है? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट देना होता है। मतलब ये आपको स्ट्रिंग में काम नहीं करती, बात समझ में? मतलब देखो, हम जावास्क्रिप्ट का कॉन्स्ट स्टाइल इक्वल्स टू कलर और क्या है? ग्रीन।
ऑब्जेक्ट बन गया आपके पास। जेएसएक्स कहता है कि भाई इनलाइन स्टाइलिंग करनी है ना, तो मुझे ये वाला क्या पास करो, ऑब्जेक्ट पास करो। अब मुझे बताओ, मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर देना है। किस तरह देंगे? जावास्क्रिप्ट यूज करनी है आपको, जावास्क्रिप्ट यूज करनी है ना भाई, तो क्या यूज करना हमने? कर्ली ब्रैकेट यूज करनी है। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर दिया? स्टाइल पास कर दिया। भाई ये है रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट। बात समझ में नहीं आई? भाई जेएसएक्स कहता है कि अगर आपको इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो आप इनलाइन स्टाइलिंग के लिए क्या पास करो? भाई स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करो, लेकिन जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होगी। मतलब भाई सीन ये है कि सिंपल आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डिफाइन करोगे? क्लास अपनी सीरीज की प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे और उस ऑब्जेक्ट को अपने जेएसएक्स वाले पार्ट में पास करोगे। तो जेएसएक्स लिखने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। या नहीं है समझते? आगे और कुछ नहीं, अभी इतनी वाली आएगी। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह भाई हम लोग अपनी जेएसएक्स के अंदर स्टाइलिंग करते हैं। तो भाई जेएसएक्स के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग का रूल ये है कि हम लोग स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करते हैं और स्टाइल के एट्रीब्यूट को पास करने के बाद वो हमसे क्या लेते हैं? भाई जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं हमसे? तो भाई जावास्क्रिप्ट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जिसमें हमने क्या करा? स्टाइल कलर ग्रीन। और सिंपल अगर जावास्क्रिप्ट को जेएसएक्स के अंदर एक्सेस करना है तो मुझे जरा आप लोग बताएं भाई क्या यूज करते हैं आप लोग? मुझे इस एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है, क्या यूज करते हैं आप लोग? तो ये पहले जो कर्ली ब्रैकेट है किसके लिए? जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। और ऑब्जेक्ट किस नाम से हमारे पास? स्टाइल। तो भाई सेव करा, क्या किया मैं भैया? अच्छा सॉरी, इनपुट फील्ड लगा दिया भाई, इनपुट से हटाओ। और किसको लगाना था? मैं हेलो सैलानी पे। तो भाई अब हेलो सैलानी जो है हमारे पास वो क्या हो गया? ग्रीन हो गया। सर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दें। भाई बैकग्राउंड, सर एक मसला है। क्या मसला है? सर ये सजेशन नहीं दे रहा। सारी प्रॉपर्टी के सही एग्जैक्ट नाम तो हमें भी याद नहीं है, हम भी इंसान हैं, मुझे भी याद नहीं है। मैं भूल गया भाई सिंटैक्स किस तरह लिखते थे। इंसान ही सिंटैक्स थोड़ी याद रहता है। ये पता है कि सिंटैक्स करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। लिखते कैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये पता है ना फॉर लूप क्या करता है, किस तरह काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। लिखते किस तरह है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई सिंटैक्स होता है ये सारा। और सिंटैक्स तो भाई कोई भी याद नहीं करता। अगर आपको कोई बोले सिंटैक्स याद कर लो तो भाई वो रट्टा लगवा रहे हैं, और रट्टा प्रोग्रामिंग में लगता नहीं है। रट्टा प्रोग्रामिंग में लगता नहीं है। या समझिए नहीं, चीजें कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं आप बस। तो भाई सर कुछ बताएं, है ना भाई, कुछ आसानी हो या ना हो? तो भाई आसानी बहुत छोटी सी है, एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करने की नीड नहीं है भाई। आप ये जो ऑब्जेक्ट अलग से बना रहे हो ना, क्लास अलग से बना रहे हो जावास्क्रिप्ट पार्ट में, आप ना बनाओ। आप क्या करो, आप डायरेक्ट यहां पर आओ, आप देखो स्टाइल, क्या लिखो आप? पहले ब्रैकेट किसके? जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, ऐसा ही है। और दूसरा ब्रैकेट में किसका लगा दिया? ऑब्जेक्ट का। हम अपना स्टाइल का जो ऑब्जेक्ट है ना क्लास, वो डायरेक्टली क्या करेंगे? यही क्रिएट करेंगे। तो इसका फायदा क्या भाई? अब हमें क्या मिल गई? सजेशन मिल गई। अब मैंने वो कलर लिखा, कलर की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। मेरे पास कलर मुझे कर दो भाई ब्लू, कर दिया ब्लू। तब बैकग्राउंड कलर देना है, तो भाई मैंने सिर्फ BACK लिखा, इससे मुझे सारी प्रॉपर्टीज दे दी। बैकग्राउंड कलर यूज करना है, ठीक है? बैकग्राउंड कलर कौन सा यूज करना है सर? ब्लैक यूज करना है भाई। क्लास आ गई स्टाइलिंग। तो भाई इस तरह हम लोग क्या करते हैं? जेएसएक्स के अंदर स्टाइलिंग करते हैं। तो भाई जेएसएक्स के अंदर स्टाइलिंग किस तरह करते हैं ये समझ लिया। इसमें किसी को सवाल है यहाँ पे? फिर मैं आगे बढ़ूँ। नहीं ये तो बेस्ट प्रैक्टिस है नहीं, अभी करेंगे हम लोग।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहीं पूछा जाता है अक्सर, जो हमारे इनिशियल इंटरव्यू होता है रिएक्ट के पूछा जाता है कि भाई जेएसएक्स में स्टाइलिंग किस तरह होती है लाइन, तो आप बोलोगे सर जिस तरह स्टील में होगी उस तरह होगी, नहीं। मान लो आपसे क्या स्टाइल का आपने ट्रिपल लगाया और स्विंग पास कर दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है स्टाइल कर्ली ब्रैकेट सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लिख देंगे, उसके बाद देन हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे स्टाइलिंग करने के लिए। ये वाले कह लो भाई, ये वाले ब्रैकेट, ये बट खराब तो नहीं कर रहा। भाई ये देखो ना, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लिख दिया, सही है, ऊपर वाला हीरो भाई हटा दिया, तो जाओ ऊपर वाला हटा दिया, तो भाई बता दो बंद कर दिया ऊपर वाला। अब तुमने यहाँ स्टाइलिंग पास करनी है, डायरेक्ट क्या करो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट यही पास कर दो, और क्या पास कर दो इसके अंदर, कलर ग्रीन। अब आया समझ में, बुके ग्रीन, हाँ भाई क्लास क्लियर हुआ। तो भाई जेएसएक्स के अंदर हमने जेएसएक्स को समझ लिया कि भाई जेएसएक्स का मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल एक एक्सटेंशन है, जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली एचटीएमएल को सपोर्ट करवाता है। सेकंड क्या देगा, रिटर्न के अंदर एचटीएमएल पार्ट होता है, रिटर्न से ऊपर हमारे पास जावास्क्रिप्ट पार्ट होता है। थर्ड चीज दिखा देगी किस तरह हम लोग अपनी एचटीएमएल वाले पार्ट के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करते हैं यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। सही है भाई, ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जेएसएक्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स क्या होते हैं, तो जेएसएक्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स क्या होते हैं क्लास, जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली अपने पास एक्सेस करना। चौथी चीज हमने क्या देखी भाई स्टाइलिंग, कि किस तरह हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग होती है जेएसएक्स के अंदर। एक हमने कॉन्सेप्ट और समझा कि किस तरह हमारे पास जेएसएक्स और एचटीएमएल डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास एचटीएमएल नहीं है, हमारे पास जेएसएक्स है। जेएसएक्स और एचटीएमएल के अंदर भाई डिफरेंशिएट है, जैसे कि भाई इनलाइन स्टाइलिंग देख लो, एचटीएमएल में इनलाइन स्टाइलिंग अलग तरीके से होती है, जेएसएक्स के अंदर अलग तरीके से होती है। फिर हमारे पास एचटीएमएल के अंदर मल्टीपल पैरेंट हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जेएसएक्स से कहता है आपसे पैरेंट हमेशा एक ही होना चाहिए। भाई डर नहीं आता। फिर स्लैश क्लोजिंग टैग, आप स्लैश लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है एचटीएमएल के अंदर, लेकिन जेएसएक्स क्या कहता है स्लैश ना लाजमी है। चलिए भाई क्लास आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है भाई किस चीज के, जेएसएक्स के। जेएसएक्स यहाँ पे खत्म नहीं हुई भाई, जेएसएक्स आपकी चलती ही रहेगी, सही है, अब स्टार्ट हुई है जेएसएक्स। और ये जेएसएक्स हमारे पास क्या है भाई, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्लियर है आपको। अच्छा भाई एक आपका सवाल था कॉमन स्टाइलिंग करने को क्या करना होगा, सीधे यूज करते हम लोग, तो सीधे यूज करके भी दिखा देता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट था। चलो एक काम करते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं पहले। रिएक्ट जेएसएक्स नहीं सेमीकोलन दिया ना बॉस, ये क्या है, ये सीधे सही, ये क्या है जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो भाई प्रॉपर्टीज को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं, तो यहाँ तो सेमीकोलन यूज होगा भी नहीं, वो तो सीएसएस का सिंटैक्स है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो भाई रिएक्ट जेएसएक्स क्या है भाई, जेएसएक्स स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जेएसएक्स क्या करता है भाई, अलाउ करता है एचटीएमएल को राइट करना कहां पे, रिएक्ट के अंदर, मतलब रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर। जेएसएक्स क्या करता है भाई, आसान भी करता है, तो भाई एक बात हो गई, एचटीएमएल राइट करना कहां पे, रिएक्ट के अंदर। अच्छा जी, जेएसएक्स हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको भाई कोई बंदा पूछ ले कि भाई ये जेएसएक्स, भाई बात हो गई नहीं होती, तो आगे देखो यार।
अच्छा जी, तो भाई अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कि भाई रिएक्ट के अंदर क्या जेएसएक्स यूज करना लाजमी है, तो भाई यूज करना लाजमी नहीं है। हम विदाउट जेएसएक्स भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक मसला है। हमारे पास एक मसला है, आप लोग रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हो, वो किसके थ्रू बना रहे हो? बीट के थ्रू बना रहे हो, क्रिएट बीट, ऐसा ही ना, npm create beat। बीट एक पैकेज है जो आपको भाई रिएक्ट की एक बोलरबिलिटी कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है विद इंजन। अब ये इंजन क्या है ये बात में समझेंगे भाई, अभी समझने की चीज हमारे पास ये नहीं है। आप इस तरह समझ लो भाई, जिस तरह जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र चलाने के लिए इंजन चाहिए होता है ना, इसी तरह हमारे पास रिएक्ट को लोकल में चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंजन चाहिए। और अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीट का इंजन यूज। अब अभी बहुत आसान बात में ये समझो बीट क्या है, बाद में और डिटेल में समझेंगे इस चीज को। तो भाई हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं बीट, और बीट जो है ना वो रिकमेंड करता है कि आप जितने भी भाई अपने कंपोनेंट बनाओगे ना, वो किससे बनाओगे? जेएसएक्स से बनाओगे। किससे बनाओगे अपने कंपोनेंट सारे? जेएसएक्स से बनाओगे। तो अगर आप डॉट जेएस की फाइल बनाओगे ना क्लास, किसकी फाइल बनाओगे? डॉट जेएस की। देखो यहां पे मेंशन, इसलिए आपको मेंशन की डॉट जेएस। कंपोनेंट बनाने के दो तरीके ना, या तो मैं डॉट जेएसएस की फाइल बनाऊं या डॉट जेएस की फाइल बनाऊं। बात क्या है? एक ही है, सही है। फर्क क्या आएगा? जेएसएस के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेगी और डॉट जेएस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। लेकिन रिएक्ट दोनों सपोर्ट करता है। रिएक्ट क्या करता है? लेकिन बीट की मदद से जब हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया ना, तो भाई बीट कहता है बाय डिफॉल्ट जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे वो सारे के सारे डॉट जेएसएक्स वाले बनेंगे। अगर आपने डॉट जेएस का कंपोनेंट क्रिएट करा, किसका कंपोनेंट क्रिएट करा? डॉट जेएस का, आपके पास एप्लीकेशन नहीं चलेगी। बीट आपको चलाना नहीं देगा, बीट बना करेगा। बीट बोलेगा भाई डॉट जेएस को किसको कन्वर्ट करो? जेएसएक्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि भाई बीट रिकमेंड करता है किस चीज को? जेएसएक्स को। बात समझ में आई? कोई सवाल? तो डॉट जेएसएक्स से ही फाइल कंपोनेंट क्रिएट करना सर क्या लाजमी है रिएक्ट के अंदर? तो जवाब है क्या इसका? नहीं। रिएक्ट के अंदर डॉट जेएसएक्स से कंपोनेंट क्रिएट करना लाजमी है? नहीं है सर। लेकिन कौन रिस्ट्रिक्ट करता है? बीट रिस्ट्रिक्ट करता है भाई, कि भाई उसकी प्रैक्टिस से सही है, वो ये रिकमेंड करता है कि भाई डॉट जेएसएक्स ही चाहिए, उसके अलावा मैं किसी और से कंपोनेंट क्रिएट नहीं होने दूंगा। डरे? चलिए बीट की तरह ही हमारे पास सब बिल्कुल एक्सटेंशन भी ट्रैक करता है। बीट के अलावा भी हमारे पास दूसरी भी चीजें भाई जिससे हम लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक बड़ा मशहूर था स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास, जो रिएक्ट खुद बाय जो रिएक्ट का अपना ही था, क्रिएट रिएक्ट है, डेप्रिकेटेड क्रिएट रिएक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत मशहूर है CRA। लेकिन वो भाई खत्म हो गया, वो डेप्रिकेट हो गया, मतलब उसको रिएक्ट वालों ने ऑफिशियली क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। उसकी जो डेप्रिकेट हुआ था वो लास्ट ईयर वो आएगा रमजान में हुआ था डेप्रिकेट, सीआर खत्म हो गया था। लेकिन इस साल डेप्रिकेट तो खत्म, मतलब उसकी सपोर्ट ही खत्म कर दी कि आप चलाया ही नहीं सकता। सही भाई, मतलब सीआरए से मुझे क्रिएट ही नहीं होगा। सीआरए के अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो डॉट जेएस, वो आपको ऑप्शन देता है भाई डॉट जेएस करो, डॉट जेएस करो, आपकी अपनी कॉल है, कोई टेंशन नहीं, मैं डॉट जेएस सपोर्ट कर दूंगा, डॉट जेएस भी सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन भाई अगर आप मुझसे पूछो कि सर रिएक्ट के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, तो भाई बोलूंगा जेएस। क्यों? क्योंकि भाई सजेशन मिल जाती है। एज अ डेवलपर हमारे लिए क्या होती है भाई? आसानी मिल जाती है। इन दी एंड जेएस से किसको कन्वर्ट होती है? जेएस के अंदर ही कन्वर्ट होती है। जैसे आपने सुना होगा ना टाइपस्क्रिप्ट, बड़ी मशहूर है टाइपस्क्रिप्ट। तो भाई टाइपस्क्रिप्ट से पहले जावास्क्रिप्ट पढ़नी होती है। क्यों? क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ आपके पास लोकल में चलती है, डैश में चलती है बस, प्रोडक्शन के ऊपर टाइपस्क्रिप्ट नहीं चलती। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को भी जब आप कंपाइल करते हो ना, तो वो किसको कन्वर्ट होती है? जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होती है। सही है भाई? इसी तरह जेएसएक्स भी किसको कन्वर्ट होती है? आपके पास होती है जावास्क्रिप्ट। अब मुझे बताओ यहाँ तक कीजिए आप लोग को भाई सारे पॉइंट्स, इसमें कोई सवाल कोई कंफ्यूजन लिख लो भाई अपने पास। अच्छा जी,
अब भाई मैंने आपको तरीका बताया कि भाई आप इस तरह क्रिएट करें, ये करें, ये तो तुमने कर लिया भाई। अब ये कह रहा है भाई जीएसएस के अंदर आपके पास क्या है भाई, कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पे। क्या करता है भाई कर्ली ब्रैकेट्स? सर जीएसएस के अंदर जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली लिखना सपोर्ट करता है, अलाउ करता है। देख लो भाई, सही क्लास। Inserting a large block of HTML, one top level element. वो जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास, पैरेंट हमेशा एक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपके पास हमेशा एक टॉप लेवल एलिमेंट होना क्या है? लाजमी है। अच्छा भाई देखो, JSX will throw an error if the HTML is not correct। मतलब HTML तो कभी एरर नहीं देता भाई, लेकिन अगर आपने कोई भी गलत HTML लिखी तो JSX क्या करेगा भाई? क्यों? क्योंकि भाई JSX के अंदर HTML को लिखा गया है, वहां पैटर्न डिफाइन किए गए कि भाई H1 का एलिमेंट होगा तो H स्मॉल होगा, 1 आपके पास होगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होगा और उसका ओपनिंग टैग भी होगा। सेल्फ क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग उसके दोनों होंगे। अच्छा ठीक, एलिमेंट मस्ट बी क्लोज। जो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होंगे वो लाजमी क्या होंगे आपके पास? क्लोज होंगे। अच्छा भाई क्लास, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया, कॉमन सीएसएस समझते हैं भाई। आप लोगों ने HTML पढ़ी क्लास, HTML के अंदर क्लासेस किस तरह देते हो भाई? क्लासेस देते हो। यहाँ पे क्लास नहीं है, यहाँ पे क्या है? कोई चीता मुझे बता दे क्लास नेम क्यों है? बस भाई बंदे बंदे निकलो, तुमको पता है वो हैंड रेस कर ले बस, तुम बताओ। बिल्कुल, और कोई और आसान करने से बस उसने बहुत मुश्किल कर दिया भाई, वो सबको पता ही नहीं होगा आपको कि बिल्कुल क्लास है। क्लास मेरा कीवर्ड है, हमने पढ़ी नहीं क्लासेस, हमने पढ़ी नहीं क्लासेस। क्लासेस को कंसेप्ट इन एंड से दिखाया मैंने आपको। भाई आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट ऐड करते हो, मैंने आपको बताया था एलिमेंट आपके हाथ में, इसका मतलब आप एलिमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी उसका एट्रिब्यूट एक्सेस। लेकिन क्लास का जो एट्रिब्यूट था ना क्लास, वो डॉट क्लास से मिला आपको। क्या मिला आपको? डॉट क्लास से। क्यों? क्लास का जो कीवर्ड है ना भाई, वो जावास्क्रिप्ट में रिजर्व है। जो हमारे पास जेएसएस के जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस का कांसेप्ट होता है ये 6 के अंदर, तो क्लास का कीवर्ड है हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है। इस वजह से क्लास को किस में लिखते हैं लोग? क्लास नेम में लिखते हैं। पहला फर्क तो ये आ गया, सही है भाई। आपने सिंपल क्लास दी इसको, भाई क्या यूजर हेडिंग, सही है भाई। अब स्टाइलिंग करनी है इसके ऊपर, क्या करनी है इसके ऊपर? तो भाई स्टाइलिंग के लिए क्लास क्या यूज करते हैं हम लोग? बता दो भाई, क्या यूज करते हैं? CSS यूज करते हैं। SRC में क्या फाइल बनाई? app.css। क्या बनाई? app.css। जिस तरह CSS को लिखते हो ना भाई, उसी तरह CSS में कोई चेंज नहीं हुआ, सही है भाई। जिस तरह CSS लिखते हो उसी तरह आपकी प्रॉपर CSS लिखी जाएगी। मैंने बोला भाई इसका कलर कर दो आप रेड, और बैकग्राउंड कलर कर दो क्या भाई इसका रेड। क्लास दे दी, यहाँ भी क्लास साइन कर दी, लेकिन हमारे ब्राउजर के ऊपर तो कुछ भी शो नहीं हुआ सर। सर HTML में नहीं होता, इसको लिंक कराना होता। क्या करना होता? अब इस CSS फाइल को किससे लिंक करवाएं? index.html से करवाएं क्या? नहीं भाई, आपको कहाँ यूज करनी है? app.js में यूज करनी है। आप app.js के अंदर अगर अपनी CSS को क्या करना चाहते हो? क्लास लिंक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा भाई? इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने सिंपल लिखा इंपोर्ट, और क्या इंपोर्ट करो भाई? app.css बस। इसका मतलब ये होता है पूरी फाइल लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ? पूरी फाइल लेकर आ जाओ। अब बताओ समझ में आया या अभी नहीं आया? भाई मुझे भी बताओ यार, मुझे क्या डिस्कशन चल रही है भाई, मुझे भी हंसना है यार।
पूरी क्लास में नहीं जा रहे हो भाई, अकेले अकेले 3 मिनट हंस रहे हो। मजाक चल रहा है यहाँ तो भाई, मजाक कर रहे हैं लोग बैठे हुए। हाँ भाई क्लास, तो ये चीज समझ में आई। हमने सिंपल सीएसएस की एक फाइल क्रिएट करी। फाइल क्रिएट करने के बाद हमने क्या करा भाई, जिस कंपोनेंट हमें चाहिए वो स्टाइलिंग, हमने सिंपल इंपोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट एचटीएमएल से क्या करा, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं अपने ब्राउज़र में जाऊं तो हमारे पास हमारी स्टाइलिंग भी रिफ्लेक्ट हो गई। भैया डन। सीएसएस करने के भाई दो तरीके, कितने तरीके? एक तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका आप लोग एक्सप्लोर करोगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके में भाई एक बहुत बड़ा भंड है। तो भाई इसका एक और नाम होता है हमारे पास क्या? मॉड्यूल सीएसएस। पढ़ना भाई जरा आप लोग क्या होता है, तो हम बहुत आगे आगे पढ़ेंगे। सही भाई, तो आप पढ़ना इसको मॉड्यूल सीएसएस क्या होता है, बहुत आसानी से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इतना भाई रिएक्ट मॉड्यूल सीएसएस बस। सर टैलेंट एक अलग चीज है बिल्कुल, और मॉड्यूल सीएसएस तो बहुत अलग है। मतलब मॉड्यूल सीएसएस कुछ है ही नहीं, जो सीएसएस होती है ना वही है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है बस। और टैलेंट तो अलग आपके पास यूटिलिटीज है, एक वो बिल्कुल अलग चीज आपके पास। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यूज इंटीग्रेशन करनी होती है। रिएक्ट प्लेट के अंदर आपको टैलेंट इंस्टॉल करनी पड़ेगी, टैलेंट की फाइल बनानी पड़ेगी, रिएक्ट एप्लीकेशन में उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर वीड यूज कर रहा हूं तो वीड और टैलेंट की भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो टैलेंट जब यूज करनी हो तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे टैलेंट का यूज। मैं आपको सेटअप करना दिखाऊंगा कि किस तरह सेटअप होता है टैलेंट का। तो टैलेंट तो बहुत बच्चों वाली है भाई, बहुत आसान है टैलेंट, कोई टेंशन नहीं है। क्लास है क्लियर है? लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वो वाली बुल स्टैक लगा सकते हैं इसके अंदर। बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने, क्लासरूम में जाकर लगा सर बुल स्टैक लगा के दिखा दें। हाँ क्लास के लास्ट में जाकर दिखाना, लास्ट में। बिल्कुल अपनी है। क्यों? वो मैं बताऊंगा क्यों भाई, क्योंकि हम वो जो बुल स्टैक यूज करते हैं ना, वो बुल स्टैक का यूज नहीं होगी। रिएक्ट के लिए बुल स्टैक बिल्कुल अलग है। सही है भाई, वहां तो हमें एचटीएमएल कोड देता है ना, रिएक्ट में एचटीएमएल होती ही नहीं है, या तो जीएसएस होता है। तो यहाँ पे हमें यूज करनी होगी रिएक्ट बूटस्ट्रैप, एक अलग पैकेज है, एक अलग लाइब्रेरी है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। है बूटस्ट्रैप बोल के अपनी, लेकिन एक अलग है, और वो चलती है कंपोनेंट अप्रोच के ऊपर। क्यों चलती है? क्योंकि रिएक्ट भी है कंपोनेंट अप्रोच तो है, तो आपको मैंने बनाया सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। भाई यहाँ पे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कितने लोग क्लियर है भाई? यहाँ पे स्टाइलिंग जीएसएक्स क्लियर है? तो भाई हमारे पास ये होती है क्लास कुछ भाई बेसिक चीजें जीएसएक्स के अंदर, और फिर जिस तरह हमने भाई स्टाइलिंग लगाई है तो इस तरह हम क्या करते हैं भाई, अपनी स्टाइलिंग वगैरह लगाते हैं। अब हम बढ़ते भाई थोड़ा सा टाइम क्लास आगे, एक स्टेटमेंट वगैरह हम लोग बात में देखेंगे सारी चीजें। कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, अब आते हैं किसके ऊपर? रिएक्ट इवेंट्स के ऊपर। पहले बताओ भाई यहाँ तक कितने लोग क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे लोग। अच्छा भाई क्लास इवेंट्स क्या होते हैं? ऑन क्लिक, ऑन ओवर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, याद है? भूल गए? याद है? ऑन डबल क्लिक, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, सही है, माउस एंटर, माउस आउट, फिर ऑन लोड। सर ये सारे इवेंट्स होते हैं हमारे पास। जबरदस्त भाई। ये इवेंट्स किसी ना किसी भाई की से देख तरीकेकार से कॉल होते हैं। ऑन क्लिक, क्लिक के ऊपर कॉल होता है। ऑन माउस ओवर, जब माउस आपके पास किसी एलिमेंट के ऊपर ओवर होता है जब जाके कॉल होता है। ऑन फोकस, जब इनपुट फील्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं जब ये वाला इवेंट कॉल होता है। इवेंट का बेसिकली भाई मतलब ही होता है कि किसी ना किसी तरीके कार से भाई कॉल होंगे। सही है भाई? अब आपको शादी करनी है तो उसमें भाई जुड़ना लाजमी है, वरना निकाह नहीं होगा आपका पहले। अब आप बोल रहे हैं इमाम साहब मेरा अकेले का निकाह पढ़ा दो, किसके बाद? बस मेरा अकेले का पढ़ा दो, तो ये इवेंट नहीं होगा सक्सेसफुल।
तो हर एलिमेंट की भाई कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो हमारा जावास्क्रिप्ट में सेम रूल है। ऑन क्लिक इवेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? जब ये माउस किसी एलिमेंट पे क्लिक होगा, जब जाके वो इवेंट क्या होगा भाई? कॉल होगा। उससे पहले वो कॉल नहीं होगा। तो सर ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये रिएक्ट की क्लास से पढ़ेंगे, रिवीजन करवा देंगे आप। नहीं भाई, रिएक्ट के अंदर इवेंट का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्या है? अलग है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, दो तीन चीजें बस। चलो 4-5 दे दो भाई, सही भाई, एक कम एक ज्यादा। ठीक है ना क्लास? आ जाओ, कमेंट कर दो सब कुछ, कमेंट करा। पैनल बनाया, H1 हेलो वर्ल्ड बटन। अच्छा भाई, ये क्यों बनाया हमने? एक मिनट होना चाहिए, ऐसा ही है। जेएसएक्स कहता है अगर आपने डिफ बनाया ही है, जैसे एक चल देखो आप ये आपने डिफ बनाया भाई, इस तरह के डिफ तो आप पहले कितने बनाओगे, और बिना वजह ये डिफ क्रिएट हो रहा है ना, आपको लग रहा है ये डिफ तो क्रिएट हुआ, क्या मसला है? तो टेंशन थोड़ी है, ऐसा ही है भाई, बहुत बड़ी टेंशन है। क्यों? कंटेनर क्रिएट होता है, और बिना वजह ये कंटेनर क्रिएट होता है ना भाई। देखो अब मैं अगर जाऊं अपने पास एलिमेंट में एक डिफ रूट का, फिर एक डिफ इस दोनों बटन की, इसकी कोई नीड ही नहीं है मुझे। हाँ नीड हो तो अलग बात है, लेकिन इसकी मुझे अभी नीड नहीं है। लेकिन ये हमारे जो भाई स्ट्रक्चर है ना एचटीएमएल का, उसमें बिना वजह का एक एलिमेंट क्रिएट वही बड़े इश्यूज क्रिएट करता है। क्या इश्यूज क्रिएट करता है? आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी स्लो होती है इससे। सबसे बड़ा काम तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, अगर आप कोई अपनी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह होती है तो आपकी वेबसाइट को तो देखते हैं कि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है, इसकी क्या स्पीड है, दूसरी चीज की भाई एसईओ वगैरह, ये सारी चीजें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर सर्चिंग वगैरह। जितना आपके पास स्ट्रक्चर नेस्टेड होगा ना क्लास, उतनी आपकी एप्लीकेशन क्या होगी? बुरी होगी। तो भाई हमें हमेशा नेस्टेड को कम रखना है। ऐसा नहीं कि भाई बिना वजह हाँ कंटेनर काम के हो तो अलग बात है, वो बुरी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन इस तरह खाली कंटेनर हो ना क्लास, तो ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है। अब मैं चाहता हूँ सही यूआई में क्रिएट ना हो, तो भाई इसका एक तरीका होता है कि आप इन एलिमेंट्स को क्या कर दो? खाली क्या कर दो? अब अगर मैं यूआई में जाऊं तो मुझे बताओ भाई, हमारा काम तो हो गया, हमारा काम तो हो गया, और एलिमेंट भी यूआई में क्रिएट नहीं हुआ। एलिमेंट कहां क्रिएट हुआ? दिस भाई हमारा काम हो गया ना, पेरेंट नहीं मिला, पेरेंट एक हो गया, और ये खाली एलिमेंट का यूआई कोई एलिमेंट भी नहीं है, या है? नहीं है भाई सर। लेकिन ये एलिमेंट है क्या? इसको हम लोग कहते हैं भाई फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है भाई जेएसएक्स का भी, कि अगर आप खाली डब्बे बना दो तो इसका मतलब आपने खाली पैरेंट क्रिएट करा है, और इसके अंदर कोई आपके पास बेस शिफ्ट कंटेनर वगैरह क्रिएट यूआई पे नहीं होगा, ये इग्नोर हो जाएगा। बात समझ भाई? अब फ्रैगमेंट बनाने के दो तरीके, एक सबसे आसान, क्या बना दो? बस खाली खाली डब्बे बना दो। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे यूज करो क्या? रिएक्ट। आपने रिएक्ट इंपोर्ट करा ऊपर से, रिएक्ट इंपोर्ट हो गया आपके पास, और आप क्या करो यहाँ पे? रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। तो आप इस तरह भी अपने भाई फ्रैगमेंट एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हो। एक तरीके का होता है रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। देखो भाई यूआई पे क्रिएट हुआ नहीं हुआ क्रिएट, और हमारा काम ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लियर है क्लास? और अगर मैं इसे क्या कर दूं भाई, खाली भी छोड़ दूं, तो बात क्या है? एक ही है। जब भी बात क्या है? एक ही है। भाई बाइक खराब हो गई। अच्छा जी क्लास समझ में आया नहीं आया? अब बताया देखिए तो क्लियर है। कौन सा? विदाउट फ्रैगमेंट।
फ्रैगमेंट भी है, विदाउट फ्रैगमेंट भी है। नहीं अगर आपको बिल्कुल कोड ऐसा बनाने के भाई जरूर बच्चा भी है ना और समझ में आने के लिए फ्रैगमेंट तो नहीं है, नॉट फ्रैगमेंट, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा उसको आइडिया हो जाएगा, कोई फ्रैगमेंट नहीं है। खाली एलिमेंट अक्सर लोग भाई कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार क्या हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन नहीं भी करते भाई, जो अंदर फ्रैगमेंट पढ़ता है वो ये भी नाम की चीज पढ़ता है। तो भाई ये एम्प्टी एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैगमेंट कहते हैं। फ्रैगमेंट बनाने के दो तरीके, या तो एम्प्टी एलिमेंट्स बना दो या फिर रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट बना दो। अब बताओ भाई कितने लोग क्लियर हैं? कोई लिमिट यूज मत, जितना आपका बिल करे भाई, आपकी रिक्वायरमेंट है ना, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है आप करते हो, ठीक है भाई। अच्छा लेकिन एक 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 सिनेरियो आता है, सर ये मल्टीपल फ्रैगमेंट ऐड कर सकते कर सकते हो। हैं, एरर नहीं आएगा, वो सिंगल पैरेंट मांगता है। आप मल्टीपल कैसे करोगे, इसके अंदर रिकॉर्ड क्रिएट करोगे ना। नहीं सर, इसके साथ ही होगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई पेरेंट तो एक ही होगा ना आपका। एक सिनेरियो आता है रिएक्ट के अंदर, सही है, जहां पे आपको लाजमी रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट ही यूज करना होता है। और वो सिनेरियो कब आएगा, जब हम आगे जाके भाई कुछ और एडवांस चीजें पढ़ेंगे। बेसिक में तो नहीं आता तो आपके पास सिनेरियो, लेकिन एक आगे जाके सिनेरियो आएगा जहां पे लाजमी होगा आपके लिए क्या यूज करना, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। सही क्लास, वहां भी ये खाली वाले एलिमेंट काम नहीं करते। अरे ये जो ये हमने ये एलिमेंट बनाया है जिसका जिसका ये पूरे अपने गारंटी रहेगा ये एफ कंपोनेंट के लिए थोड़ा और एक पैरेंट है, एफ कंपोनेंट के लिए। लास्ट क्लास में सर, सब लास्ट क्लास में नहीं आया ना, पिछले क्लास में पीजी वाली बात नहीं समझ लिया। मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं ना हमारे पास, तो हर कंपोनेंट एक टर्न लाजमी लेता है। तो ये जो हमारा फ्रैगमेंट है ये सिर्फ एफ कंपोनेंट के लिए। अब कोई दूसरा कंपोनेंट में बनाओ और उसको यहाँ कॉल करूँ तो उसके लिए भी हो जाए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस कंपोनेंट के लिए उसका एक टर्न और लाजमी है। आप कंपोनेंट से कॉन्सेप्ट पढ़िए, लास्ट क्लास में मुझे पढ़ा था तो आपको समझ में आएगी चीज। आगे क्लास आगे बढ़े तो भाई इससे तो भाई और अच्छा हो गया ना, आपके पास बिला वाले का एलिमेंट क्रिएट हुआ, नहीं हो रहा ना भाई, आपकी ब्राउजर में क्रिएट नहीं हो रही है, वर्चुअल भी नहीं हो रहा। कोई नहीं भाई, सही है भाई, नहीं ये सही कह रहे नहीं, वर्चुअल है, ठीक है भाई। इसका भी कॉन्सेप्ट बता दो, आपको टेंशन नहीं होगी। क्या चीज, अरे भाई अभी लोग करके दिखा रहे, सो रहे हो तुम लोग क्या, देखो आ रहा है, आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक चलो क्लास। यस सर था, इवेंट्स पढ़ती है तो भाई तो बोल लो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा भाई, इवेंट्स। अच्छा भाई अब सिंपल मुझे एक फंक्शन चाहिए, ये चलो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं कंपोनेंट एसआरसी फोल्डर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर हमने बनाया एक हेडर, क्या हेडर डॉट जेएसएक्स कॉन्स्ट हेडर, क्या बन गया हमारे पास ये फंक्शन h1 हेडर, क्या बना रहा हूं भाई मैं कंपोनेंट, दोनों एलिमेंट कॉपी करें और पेस्ट कर दिए, मसला कर रहे भाई, तो क्या करूं
सब पैटर्न बनाना पड़ेगा, मतलब फ्रेगमेंट बनाना होगा। क्लियर है यहाँ तक? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, और इस कंपोनेंट को मैं चाहता हूं कि भाई सिंपली में क्या करूं, यहाँ पे कॉल करूं। किस तरह होगा कॉल? इसका स्लैश और टैग बनाएं और अपने कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इंपोर्ट करते हैं। अब भाई ये जो इंतजार की थी ना क्लास, ये उन्हें समझ में आ गई जो लोग स्टार्ट में खड़े हो गए थे यहाँ पे, जिनका असाइनमेंट कंप्लीट है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं भाई। अब सिंपली मैं ये चाहता हूं कि भाई अपने क्लिक पे जब मैं क्लिक करूं, बटन के ऊपर जब क्लिक करूं, तो हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो जाए। अब मेरे पास है मेरा हेडर कंपोनेंट, कंपोनेंट में इसलिए अलग करा कि भाई चीजें थोड़ी सेपरेट हो जाए मेरे पास, मतलब यहाँ पे जो सारी खिचड़ी बन जाएगी एक कोड के अंदर। एक फंक्शन बनाया मैंने किस नाम से, फू के नाम से, कंसोल डॉट लॉग फू। सही है भाई? तो हमारे पास सिंपल ये एक फंक्शन क्रिएट हुआ और मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है किसके ऊपर, इस बटन के ऊपर। किस तरह हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे? आईडी। अब पहली चीज यहाँ पे भाई चेंज हो गई। आप लोग लिखते थे ऑन क्लिक इस तरह, लेकिन जेसिक्स क्या कह रहा है आपसे, आप ऑन क्लिक लिखोगे भाई किस तरह, केवल केस के अंदर। किस में लिखोगे? क्यों? क्योंकि ऑन और क्लिक दो अलग अलग वर्ड है। ऑन और क्लिक अलग अलग वर्ड है, और जावास्क्रिप्ट में दो अलग अलग वर्ड्स को जब एक साथ लिखते हैं तो क्या कास्ट अप्रोच होती है, कैमल केस की। ऐसा ही है ना भाई? तो इस वजह से हमारे पास ये जो ऑन क्लिक हुआ, ये किस में लिखा गया भाई, ऑन क्लिक मतलब केवल केस में लिखा गया। तो भाई एक और चीज हमारे पास यहाँ पे भाई मतलब प्रूफ होगा कि ये एचटीएमएल तो नहीं है। सही है ना? ठीक है, जीएसएक्स से क्लियर है यहाँ तक? आगे मैं थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको समझने में। पिछले 1-1.5 घंटे ना सीधे सारी निकाल चुके हैं। आपके पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, आपके पीछे वाले लोग में सबसे आखिरी पठान बैठा हुआ है, अनस, ये आपको समझाएगा। चलिए निकाल। अब फंक्शन कॉलिंग के लिए क्या करते हो, ऑन क्लिक फंक्शन का नाम और फंक्शन कॉल करते हो, ऐसा ही ना? अब देखो भाई, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ रिफ्रेश करा और अपनी ऐप चलाई है और मुझे यहाँ पे एक एरर मिल चुका है। चलो वो भी छोड़ो, मैं अगर क्लिक करूं उसके ऊपर, एरर आ गया भाई, ऑन क्लिक लिसनर टू बी अ फंक्शन। आप उसको क्या पास कर रहे हो भाई? मतलब भाई क्या हो गया, पागल पागल हो गया, क्या स्ट्रिंग पास कराएंगे? डबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग। क्या पास करा हमने? स्ट्रिंग। भाई रिएक्ट के अंदर फंक्शन इसका कॉल करके मार्क, ये काम हो गया पुराना। रिएक्ट के अंदर फंक्शन कॉल करके तो भाई आपको यहाँ यूज करनी होगी जावास्क्रिप्ट। क्या यूज करनी होगी? और जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। तो सिंपल मैंने क्या करा, अपने ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन पास करने के लिए सबसे पहले लगाया कर्ली ब्रैकेट और मैंने इसके अंदर अपना फंक्शन कॉल करवा दिया। यहाँ तक क्लियर या नहीं है क्लियर? अच्छा जिनको पता है तो वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता नहीं समझिए तो भाई। तो भाई हमने सिंपल क्या करा, अपना फंक्शन कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉल करवा दिया। अब अगर मैं रिएक्ट पे जाऊं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिफ्रेश करूं, ये क्या होगा? सही तो फंक्शन चल गया, हमने तो क्लिक ही नहीं करा। टेक्नोलॉजी ये तो खुद पे खुद चल गया सर, मतलब इतनी खतरनाक ऑटोमेशन। आपने तो फंक्शन कॉल करा नहीं और ये चल गया, अब क्लिक करो उस पे, आप नहीं चल रहा भाई। भाई आप जरा समझो, पहला सवाल ये मैंने क्या लिखी है? क्या लिखी है? जावास्क्रिप्ट लिखी मैंने। ये मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, क्या लिखा है मैंने?
जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग इस तरह लिखो तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन कॉल करना। तो भाई आप लोगों ने ये जो ऑन क्लिक के अंदर डायरेक्ट फुल लिखा और ब्रैकेट लगा दिए, इसका मसला ये हुआ कि उसने जैसे ही इस कोड को चलाया ना, उसने फंक्शन भी कॉल हाथों हाथ ही कर दिया, हाथों हाथ ही फंक्शन भी कॉल। ये मसला है। चलो इस मसले का सॉल्यूशन भाई आसान है, आप ब्रैकेट हटा दो बस। आप जिसे पहले बिजली को क्या कर दो, हटा दो। अभी आएंगे सवाल जवाब बहुत आपके दिमाग में आएंगे। ब्रैकेट हटा दिए, रिफ्रेश करा, अब फंक्शन कॉल हुआ नहीं हुआ। अब जब मैं क्लिक करूंगा ना, जब जाके हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जब आपने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा नहीं था और फंक्शन के पैरेंथेसिस नहीं लगा है, इसका मतलब कि भाई अब ये फंक्शन डिपेंड है किसके ऊपर, जब ऑन क्लिक का इवेंट क्या होगा, ट्रिगर होगा। अब बताओ यहाँ से बात समझ आई? ये था बेसिक इवेंट, अब एडवांस करेंगे। पहले बताओ बेसिक समझ आई या नहीं आई? तो भाई जब भी आपने फंक्शन कॉल करवाना है, अब अगर मैं बनाऊं भाई क्लिक टू, और अगर मैंने इसमें फंक्शन कॉल करवाना है तो क्या करूंगा मैं, ऑन क्लिक और उसके बाद फंक्शन का नाम, लेकिन ब्रैकेट नहीं सर, ब्रैकेट नहीं आएगा। क्यों? ब्रैकेट जैसे ही लगाओगे कोड रीड होगा, ये से देखा भाई फुल कॉल हो रहा है, कॉल कर दो हाथों हाथ, कॉल कर दिया भाई इसने। तो आप क्या करो भाई, ब्रैकेट हटा दो, तो अब ये कॉल नहीं होगा। अब जब आप क्लिक करोगे जब कॉल होगा। भाई डन है? अब बताओ कोई मसला, कोई सवाल, कोई सवाल? तो भाई कोई तो सवाल बनता होगा तुम लोग का, कोई सवाल नहीं बनता? जी सर एक सवाल आया मुझे, यही सवाल तो समझ सकते नहीं। अब मेरे दिल की बात सुनिए सर, अगर पूरा फंक्शन ऑन क्लिक में रहता है, इतने एडवांस में बताओ कि नहीं। देखो भाई एक चीज याद रखना सबके लिए, अगर आपको कोई चीज आती ही हो ना, आप हमेशा वो चीज सजेस्ट करो जो आपको लगे कि ये सबके लिए आसान है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। अब मैं डायरेक्ट भाई आप मुझे कोई चीज डायरेक्ट पढ़ा दो ना एडवांस, मैं बोलूंगा यार क्या हो रहा है ये, बिल्कुल भाई सर के ऊपर से जाएगी। आप लोगों ने भाई फर्स्ट टाइम लेके पढ़ लो, बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे भाई चीते हैं, वो मुझसे भाई सेल्फ लर्निंग करते हैं और रेट को खत्म कर चुके हैं, रेट पढ़ चुके हैं वो लोग, या आधी रेट हो गई होगी। ठीक है भाई, तो आप लोग जो सबको इस तरह, लेकिन आप लोग होना नहीं चाहते इस तरह। वही वाली बात जो क्लास का स्टार्ट में गई थी, पढ़ने वाले सब है, बस काम चोरी होती है कुछ लोगों के अंदर, समझ रहे हो? मैंने कुछ बोला तुम्हें? आज वही क्लास। अब एक सवाल आया, पहले उस सवाल के जवाब से पहले मुझे पहले बता दे भाई, कोई भी चीज अगर रिपीट करनी हो तो मुझे बता दो, मैं रिपीट करवा दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं सवाल पे। ये अगले बिल्कुल भाई कुकिंग की रिपोर्ट है, कुकिंग की रिपोर्ट है, कुकिंग की रिपोर्ट सुनते वीडियो याद आ गई। वो आजकल चल रहा है, वो नहीं ग्रेट ऑपरेशन थी, वो बार बार चल रहा है, वो सिंह वगैरह का ओके हो गया वीडियो वाला। मैंने तो भाई कुछ टाइम पहले उसकी वीडियो देखी थी, उसे वो जस्टिस बीबी के बाहर बैठे थे ना, जस्टिस बाबर इसके बाहर बैठे थे। अगर तुम जैसे बच्चे को ग्रेट ऑपरेशन लगे, सवाल ये कोई क्लास स्टार्ट करें, जाने यहाँ तक भाई सवाल ये था आपके दोस्त का कि सर फंक्शन हो गया सही है, लेकिन आप पैरामीटर इस तरह पास करें। आपने हमें इंडेक्स और एचटीएमएल में पढ़ाया था कि भाई आप अपना फंक्शन कॉल करो, जो वैल्यू में से पास करोगे वो आपको, जो वैल्यू में से पास करोगे वो आपको फंक्शन में क्रिएट हो रहा है, वहां पैरामीटर मिल जाएगी। अब मुझे यहाँ आर्गुमेंट पास करना है, क्या पास करना है?
भाई दो बटन है ना सर, क्लिक 1 और क्लिक 2। मुझे ये चेक करना है कि इस फंक्शन को 1 ने कॉल करवाया 2 ने कॉल करवाया, किस पर चेक लगाएंगे? मेरी क्लास में भाई मैंने 10 दफा पढ़ाई है मेरा कॉन्सेप्ट, दिस से भी आसान बताऊंगी, दिस भी सही है। देखिए भाई वो तो किसी हो गया ना, डेबिट नॉट टारगेट वाला एक तरीके से पैरामीटर पास कर देंगे। क्या पास कर देंगे? पैरामीटर। भाई अगर मैं ये दो बटन थोड़ी देर के लिए यहाँ ले जाऊं तो हमारे पास यहाँ जो कॉलिंग होती है ना वो तो कुछ इस तरह होती है ना भाई, क्या नहीं? हम ब्रैकेट लगाते हैं और हम पास करते हैं भाई नजदीक क्या 1 और 2 आर्गुमेंट पास कर दिए 1 और 2 के, फंक्शन कॉल हो रहा है, पैरामीटर रिसीव कर लेंगे टॉगल से। ये जो भी आपको फिट रखना हो, अगर 1 से आई कॉलिंग मतलब बटन 1 ने क्लिक करा है 2 मिले इसका मतलब बटन 2 ने क्लिक करा है, तो भाई ये तो है पुरानी चीज। सर रिएक्ट में कैसे होगा? यहाँ तो पैरामीटर पास ही नहीं कर सकते या पास कर सकते हो भाई? अगर आपने पैरामीटर पास करना है ना क्लास तो बड़ा आसान तरीका है इसका, याद कर लो। आप सबसे पहले बनाओगे यहाँ पे क्या है इधर फंक्शन, क्या बनाओगे इधर, और इससे हम लोग कहते हैं आप बनाओगे एक इधर कॉल बैक फंक्शन। क्या बनाओगे इधर? कॉल बैक फंक्शन। बात समझ में आई? तो सिंपली मैंने क्या करा भाई, अपने फंक्शन को कॉल करवाने के लिए ऑन क्लिक के अंदर सबसे पहले बनाया एक इधर कॉल बैक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, अपना फंक्शन कॉल कर दिया। अब मुझे बताओ ये फंक्शन कब चलेगा? जब ये वाला फंक्शन चलेगा, ये नहीं है समझ में भाई? ये भी फंक्शन है ना आपके पास, इसका नाम नहीं है कॉल बैक फंक्शन है ये, ऐसा ही है, लेकिन ये फंक्शन कब चलेगा? जो सिलेक्ट हुआ है जब क्लिक होगा, और जब ये फंक्शन चल जाएगा तो ये अपने अंदर वाले जो फंक्शन है फू उसे भी कॉल करवा देगा। पहले हमारी बात में नहीं आई। अब देखो भाई इस प्रकार हमने 1 पे कराया, हो गया फंक्शन कॉल। तो भाई फंक्शन कॉल करवाने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है, आप डायरेक्टली भाई फंक्शन का नाम पास कर दो, या फिर सेकंड तरीका क्या है, आप ऑन क्लिक के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दो और उस कॉल बैक के अंदर अपना फंक्शन कॉल करवाओ। बात समझ में आई? इस वाले तरीके में क्या डायरेक्ट के अंदर आप पैरामीटर आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, और कॉल बैक वाले में क्या है, पैरामीटर आर्गुमेंट पास। भाई मैंने ऐसे पास कर दिया बटन 1, क्या पास कर दिया, एक आर्गुमेंट पास करा, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, पैरामीटर मिलेगा। मैंने अगर सिंपल लिख दिया भाई क्या टॉगल, और मैंने कॉल करवा दिया भाई टॉगल को। क्लास क्लियर है या नहीं है समझ में? अब जैसे मैं क्लिक बटन पे क्लिक करूंगा क्या मिलेगा भाई मुझे यहाँ पे, भैया बटन 1, मतलब मुझे मेरे पैरामीटर की वैल्यू रिसीव हो गई। अब बताओ भाई कितने लोगों को क्लियर हुआ ये क्या नहीं हुआ क्लियर? एक बार और समझ भाई समझ में आया नहीं आया? भाई देखो फिर समझो जरा। भाई एक तरीका क्या हमारे पास कि भाई आपने सिंपल क्या करा, क्लिक बन के ऊपर फंक्शन कॉल करवा दिया फू, इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो गया। अब ये टॉगल को भूल जाओ भाई थोड़ी देर के लिए, सही कहा, फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन सर अब मुझे क्या करना है, पैरामीटर पास करना है। क्या पास करना है मुझे? पैरामीटर, या सॉरी मुझे पास करना आर्गुमेंट पास करना है मुझे। क्या पास करना है भाई? आर्गुमेंट। क्या मैं आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ भाई इस तरह, ये मेरा बटन 2 है सर, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कॉल, क्लिक होने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट तीसरे में तुम चौथे में तुम कॉल वाले। तो सर क्या करें भाई आर्गुमेंट पास करने के लिए, और फंक्शन कॉल करने के दो तरीके। पहला क्या है, डायरेक्ट फंक्शन का नाम पास कर दो। सेकंड तरीका क्या है, आप पास करो एक अंदर अपने पास कॉल बैक फंक्शन, ठीक है भाई, और इस फंक्शन के अंदर क्या पास कर दो आप लोग, अपना फंक्शन पास कर दो। इससे क्या होगा, ये फंक्शन तब तक कॉल नहीं होगा जब तक क्लिक नहीं होगा, और जब तक ये कॉल नहीं होगा जब तक आपके पास
ये फू भी कॉल नहीं होगा। पता है नहीं, जो पेरेंट चाइल्ड वाला वेरिएशन हाई ऑर्डर फंक्शन और प्लस क्या कहते हैं कॉल बैक फंक्शंस, क्या नहीं पता? ये कॉल बैक कब चलेगा भाई? जब ऑन क्लिक पर क्लिक होगा, और जाहिर है ये फंक्शन कॉल होगा तो वो अपने अंदर वाला फंक्शन कॉल करवाएगा ना, अदरवाइज थोड़ी करवाएगा। अब देखो भाई, क्लिक टू में क्लिक करा, फंक्शन कॉल भी हुआ और हमारे आर्गुमेंट और पैरामीटर वाला कांसेप्ट भी क्लियर हो गया। कितने लोग क्लियर है? बस आखिरी चीज रहती है भाई इसके अंदर, जा सकते हो? चलो शादी भी क्या बात है, चलो फिर चलते हैं, खत्म क्लास। देखो सिर्फ तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब है, वो गवर्नमेंट बैठी है वहां पे, सही है? तो ये मसला है थोड़ा सा। अच्छा जी, क्लिक टू करा, हमारे पास कॉल बैक कॉल हुआ और कॉल बैक के अंदर हमारा फू वाला फंक्शन कॉल हो गया। ये मतलब कॉल बैक ये वाला करना ही, येलो वाला फंक्शन कॉल बैक कहलाएगा नहीं तो। नहीं, ना ये आर्गुमेंट में पैरामीटर, ये कॉल बैक फंक्शन है, फिर इसके अंदर फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन है। अच्छा जी, अच्छा भाई क्लास, अब जरा यहाँ देखो, ठीक है सर? ये बात समझ में आ गई? क्या कर रही है? वहां पे भाई वो पीछे बंदा खड़ा हुआ है, सही है? कूद तो जाके, मेरे तो इजाजत है, मैंने देखा ही नहीं कुछ। अबे भाई आ जा, कम से ना हो पाए। अच्छा भाई क्लास, अब यहाँ देख लो भाई, एक तरीका आपने कोई देख लिया सर। अब यहाँ पे जो आपने फंक्शन पास करा है, डायरेक्ट फंक्शन पास हो रहा है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है भाई? इसके लिए कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? जब आप डायरेक्ट फंक्शन पास करते हो ना क्लास, क्या पास करते हो? डायरेक्ट फंक्शन पास करते हो, तो ये भी अपने साथ बाय डिफॉल्ट, ये भी अपने साथ बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर लेके जाता है जो आप नहीं दे रहे। रिएक्ट उसका खुद इंस्टेंस क्या दे रहा है? एक पैरामीटर बाय डिफॉल्ट दे रहा है। देखो ये आपका पूरा फंक्शन है, आप यहाँ पे पैरामीटर क्या कर रहे हो भाई? रिसीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना भाई? अब देखो मैं यहाँ से भाई बटन 2 के मतलब बटन 2 के अंदर एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ और देखो आर्गुमेंट जा रहा है, लेकिन अगर मैं बटन 1 पे क्लिक करूँ, क्लिक 1 करूँ, तो मुझे अनडिफाइंड मिलना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने बटन 1 के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास, लेकिन मुझे अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। मुझे क्या मिला है? मुझे एक मिला भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्या मिला मुझे? बेसिकली जब आप लोग यहाँ पे भाई डायरेक्ट अपना फंक्शन कॉल करते हो ना क्लास, तो ये लेके जाते हैं यहाँ पे अपने साथ दिस, क्या लेके जाता है अपने साथ? दिस। क्या रिपीट कर रहा हूँ भाई? क्या लेके जाता है? दिस लेके जाता है। और दिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो पूरा अपना एलिमेंट लेके जाता है, अपना पूरा। लेकिन यहाँ पे एक चीज का फर्क है बस भाई, ये है मॉड्यूल चीज। यहाँ जो दिस होता है ना, वो अपना नहीं होता, वो किसका होता है? हमेशा अपने पैरेंट का होता है। पढ़ा ना जिसका की मैंने पढ़ाया था आपको, नॉर्मल फंक्शन और एरर फंक्शन में आपको उसका कॉन्सेप्ट भी दिया था कि नॉर्मल फंक्शन जो दिस होता है वो हमेशा क्या लेता है? जो उसका पैरेंट होता है। और एरर फंक्शन में दिस किसका लेता है? हमेशा विंडो को कंसीडर करता है। पढ़ा नहीं पढ़ा था? नॉर्मल फंक्शन में दिस जो उस फंक्शन का पैरेंट है, लेकिन एरर फंक्शन में दिस जो विंडो है। तो इसी तरह हमारे पास मॉड्यूल जैसे क्या होता है? आपके जो दिस है ना, देखो ये क्या जा रहा है? एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल भाई अपन को सारी प्रॉपर्टीज आती है।
आगे सारी प्रॉपर्टी विंडो की। मुझे टारगेट करना है किसको? इस बटन को ही टारगेट करना है मुझे। मैं चाहता हूं एक काम करता हूं भाई, सारा मैं कमेंट करता हूं, एक बटन बनाता हूं, पेमेंट बटन, ऑन क्लिक, और यहां पे फंक्शन चेंज करता हूं, फूड क्या बनाएंगे आपने फंक्शन? अब कौन फूड सही है भाई। कंसोल डॉट लॉग हेलो, फंक्शन कॉल हो रहा है। क्या रिसीव कर रहा हूं मैं? एक मैं पैरामीटर रिसीव कर रहा हूं यहां से सिंपल, और मैंने लिखा ELE। आप लोग समझदार हो भाई, बताइए एलिमेंट है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे भाई कंसोल कर रहा हूं तो सर मसला है ना ब्रेक, क्या आपने कोई चीज पास ही नहीं करी, ऐसा ही ना, लेकिन फिर भी मुझे क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सही है भाई। और ये ऑब्जेक्ट किसका? बेसिकली हमारे विंडो का, हमारे पैरेंट का, रिएक्ट के पैरेंट का। अब आप ये चाहते हो कि नहीं भाई, लेकिन आप ये चाहते हो नहीं भाई मुझे यही एलिमेंट चाहिए, चलिए क्लास मुझे यही एलिमेंट चाहिए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस एलिमेंट को बोलो भाई एलिमेंट डॉट टारगेट। तो अब हमारे पास क्या होगा, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, वो बटन आपके पास फंक्शन में आ जाएगा। तो भाई इस तरह हम लोग क्या करते हैं भाई, इस वाला काम की चीज करते हैं अपनी रिएक्ट के अंदर। घंटा समझ में नहीं आया तुम लोग को? भाई देखो, किसी और बंदे की ड्यूटी के साथ खाने में जाएगा तो खुद मरता है। कहां से आएगी? रिपीट कर दो भाई। देखो भाई, हम लोगों ने अभी क्या देखा, फंक्शन कॉल करवाने के दो तरीके, फंक्शन कॉल करवाने के दो तरीके। पहला तरीका क्या हमारे पास, क्या भाई हम डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख दें तो हमारे पास हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। सेकंड तरीका ये क्या है कि सर आप यहाँ पे लगाएं क्या, कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर क्या करना है, अपना फंक्शन कॉल करवा दें। इसका फायदा क्या है, हम पैरामीटर आर्गुमेंट, आप देखो मैं थोड़ा सिंटैक्स चेंज करा है। सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है ना मेरे पास, एरर फंक्शन क्या कहता है, सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में जानी, ब्रैकेट लगाने की जरूरत, डायरेक्ट रिटर्न करवा, ठीक है भाई, ऐसा ही ना। आप इसमें ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, हाँ अगर भाई दो लाइनें हैं फिर तो लगेंगे भाई, अगर दो स्टेटमेंट्स हैं इस कॉलबैक के अंदर फिर तो भाई ब्रैकेट लगाने के बाद ही काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो भाई कल की क्लास से पहले बने क्लास इन सबकी प्रैक्टिस करिए आज ना आप लोग, वरना आपका तो भाई ऐसा प्रोग्राम बढ़ेगा ना कि आप अगले हफ्ते नहीं आओगे यहाँ पे। कल की क्लास हम बनाएंगे भाई टू डू एप्लीकेशन, क्या बनाएंगे भाई, टू डू एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीक तो कंफर्म नहीं है, अभी बहुत ज्यादा भाई चीजें जो है वो चल रही है, तो हैकाथॉन का भी कुछ नहीं पता, जब होगा पता चल जाएगा। आज मैसेज कर दिया मैंने, तो नहीं कब था, आज ही कल इसमें से पूछा था सर क्लास होगी, बोला हाँ यस, उसके बाद फिर 8 बजे मैसेज आया सर क्लास होगी, नहीं भाई वो तो डोनट साहब ने मैसेज किया था मेरे पास, दोनों भाई कॉल है कि क्लास कैंसिल है, नहीं भाई क्लास तो है, इतने बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने बोला भाई इनका कुछ नहीं होगा, फिर उन्होंने ग्रुप देखा सर आपने मैसेज किया है, फिर बच्चे पूछ रहे हैं बच्चा समझ में नहीं आता भाई क्लास हो ही, मैं क्यों नहीं होगी क्लास, मेरी शादी थोड़ी है। अच्छा जी, तो भाई ये दो तरीके, ऐसा ही क्लास आप देख लो। अब मुझे भाई फंक्शन कॉलिंग के अंदर हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये एरर इसलिए है कि भाई हमारे पास क्या है यहाँ पे, हम फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, तो अब ये बाय डिफॉल्ट लिख नहीं आएगा, इस पे भी आ रहा हूँ मैं। तो भाई हमारे पास जो क्लास हमारा बटन है पहला वाला, इसका हमने डायरेक्ट फंक्शन कॉल करवाया,
जब आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल करवाते हो तो क्या होता है, ये अपने साथ बाय डिफॉल्ट पूरा एक इवेंट लेकर जाता है। तो हमने सिंपल क्या करा भाई, इवेंट डॉट टारगेट, आप क्या कर दो इवेंट, तो आपको याद रहेगा। तो हमने क्या बोला भाई, हमारे पास हमारा पूरा इवेंट आया और हमने क्या करा भाई, इवेंट के अंदर से अपना टारगेट एलिमेंट निकाल दिया। तो भाई इस तरह हमें अपना एलिमेंट मिल गया। अब मैंने यहाँ पे कॉल बैक के अंदर फंक्शन कॉल करना है। कहाँ कॉल करना है? कॉल बैक। सर ये यहाँ पे मुझे मिलेगा इवेंट, भाई कद्दू मिलेगा यहाँ पे इवेंट, क्या खाली आ रहा है यहाँ तो कुछ पास करवाए, कुछ पास करवाए तो कैसे मिलेगा इवेंट? मिल सकता है? नहीं मिल सकता सर, ये खाली आ रहा है। लेकिन सर अगर इसमें भी भेजना हो, आखिरी टॉपिक ये, अगर मुझे इसमें भी भेजना हो, फिर भाई आपने ये कॉल बैक फंक्शन बनाएगा, इस कॉल बैक फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में आपको क्या मिल जाएगा? इवेंट मिल जाएगा। अब आपको क्या मिल जाएगा भाई? इवेंट इस कॉल बैक के फर्स्ट पैरामीटर में मिल जाएगा। और सिंपल इस फर्स्ट पैरामीटर को क्या कर दो भाई, अदर पैरामीटर फूड को पास कर दो। अब हमें बटन इवेंट यहाँ पे मिलेगा और हमें यहाँ मिलेगा। अच्छी हो जाए सिग्नल पे काम आएगा। नहीं आया समझ में? आगे से रिपीट कर दें? देखो भाई लास्ट कुछ स्टेप्स है रिएक्ट के अंदर इवेंट यूज करने की, क्या कुछ स्टेप्स है। आपको कुछ चीजें भाई याद, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी और ये होगा भाई प्रैक्टिस के साथ साथ। जब तक रिएक्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको रिएक्ट समझ में नहीं आएगी। और भाई मैं आपको जो रिएक्ट पढ़ाऊंगा ना क्लास, वो पढ़ाऊंगा लेटेस्ट वर्जन 19। क्या पढ़ाऊंगा भाई? लेटेस्ट वर्जन 19। आजकल मार्केट में चल रही है भाई रिएक्ट वही 16 और 18, लेकिन भाई मैं आपको रिएक्ट पढ़ाऊंगा 19 वाली। अब 19 सर क्यों पढ़ाएंगे, इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं भाई 19 के अंदर? क्योंकि भाई 19 के अंदर चीजें क्या हो गई है, चेंज हो गई है। मैंने आपको कल कहा था, पिछली क्लास में कहा था हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ क्रॉस, ऐसा ही है। 19 के अंदर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका और ये ऑल्टरनेट कि स्टेट से अच्छा कि भाई आप ट्रांजिशन यूज कर लो, यूज एक्शन यूज कर लो, सही है भाई, यूज एक्शन फॉर्म यूज कर लो। तो चीजें हमारे पास क्या हुई 19 वर्जन में चेंज हो गई। काफी टाइम हो गया भाई, एक साल पहले उन्होंने उसकी बीटा वर्जन दिया था, इस साल के स्टार्टिंग के अंदर ही उन्होंने इसका अल्फा वर्जन निकाल दिया। अप्रैल में नहीं हुआ था, अप्रैल में नहीं हुआ था, अप्रैल से पहले हुआ था, रमजान में हुआ था। रमजान कब का? महीना चला फिर रमजान का होगा। जून में तो बकरा ईद थी, रमजान बकरा ईद, डायरेक्ट मुहर्रम, फिर डायरेक्ट रबीउल अव्वल, बस तो वैसे सारे महीने खा गए विश्व में। कल बोलेगा सारे क़यामत है। अगर क़यामत होगी तो क्लास नहीं होगी, अगर नहीं हुई तो क्लास होगी, सही भाई? अच्छा भाई क्लास पेमेंट देखिए भाई, कहाँ से हो गया भाई दादा? अच्छा नहीं क्लास पेमेंट्स एक दफा फिर देख लो भैया। रिएक्ट के अंदर एक काम करता हूँ, आपको कंट्रोल बिजनेस पढ़ाता हूँ कि सामने आपको भाई कुछ टेक्स्ट भी मिले और कुछ आपको प्रैक्टिकल भी मिले। भाई रिएक्ट इवेंट जस्ट लाइक एचटीएमएल डॉम इवेंट, जस्ट लाइक एचटीएमएल डॉम इवेंट। अब पता नहीं भाई किस सेंस में कहना चाह रहा है, सही है
इस तरह तो नहीं है भाई। React can perform action based on user event, नहीं सही है भाई, इस सेंस में कहना तो ठीक है। React has the same event as HTML, play, change, mouse over और etc. ऐसे adding events, React events are written in HTML syntax, ये तो हमने भी सर समझा और कहा जबरदस्त। on click instead of on, पर हाँ भाई ठीक है, आगे बढ़े। अब सेकंड ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो हमारा फंक्शन कॉल होगा वो डायरेक्ट कॉल होगा, ना कि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर इस तरह कॉल। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बना लेते हैं फंक्शन। हाँ बिल्कुल बनाया था ना, वापसी तो कर रहे ना भाई, समझ में आ जाए सबको। हमने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट ग्रीट, और ये हमारा फंक्शन। मैंने बोला भाई कोई भी बंदा इस फंक्शन को कॉल करे, आप उसको बोल देना भाई हेलो, बोल देना उसको हेलो, हेलो यूजर। अब इस फंक्शन को भाई आपने कॉल करना है कहां पे भाई, एक बटन के ऊपर। तो मैंने बनाया एक बटन, इसको मैंने क्या बोला भाई ग्रिड, और ऑन क्लिक आएगा हमारे पास किसमें, इमेज इसमें। तुम्हें भी शिद्दत से याद करना है, तुमने क्या बनाया, सिंपल एक ऑन क्लिक का एक इवेंट बनाया। बाय डिफॉल्ट जो भी क्या दे रही है कर्ली ब्रैकेट, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा भाई आपको कि यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कॉल। अब क्या करा भाई, हमने डायरेक्ट फंक्शन के स्ट्रिंग का नाम पास कर दिया। इससे क्या होगा भाई, जब मैं क्लिक करूंगा, जब भी हमारा फंक्शन कॉल होगा, अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्लिक का वेट नहीं करेगा, डायरेक्ट इसको कॉल कर देगा। अच्छा भाई ये बात समझना। अब ये हो गया, अब क्या है, पासिंग आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट पास करने, तो भाई आर्गुमेंट अगर आपने पास करने, क्या करना आपने, क्लास के पास करना आपने आर्गुमेंट पास करने। तो भाई आर्गुमेंट पास करने के लिए आपने क्या क्रिएट करना होगा, यहाँ पे अदर कॉलबैक क्रिएट करना होगा, और उस कॉलबैक के अंदर अपने फंक्शन को कॉल करवाना होगा। अब सिंपल मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे पास कर दो जाफर, क्या बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई आपको अपने फंक्शन के फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या मिलेगा, यूजर नेम। तो भाई अब मुझे इसकी रीड नहीं है, अब डायरेक्ट क्या कर दो, बस हेलो प्लस यूजर नेम कर दो। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आएगा ये, या अब भी नहीं आया, अब क्लियर है। अब देखो भाई, जैसे ही मैंने ग्रिड पे क्लिक करा, क्या मिला मुझे, हेलो मिला। अब क्या हुआ, हमारे पास हमारा आर्गुमेंट भी पास हुआ और हमारे फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी रिसीव हो गया। अब बताओ कितने लोग क्लियर है भाई, क्या नहीं है, क्लियर है सबको। अच्छा भाई, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर ही, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर ही आपको इवेंट भी मिलता है। क्या मिलता है आपको, इवेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है ना, उसके फर्स्ट पैरामीटर में आपको क्या मिलता है, हमेशा इवेंट मिलता है। इवेंट का मतलब कि भाई आपको ये ऑन क्लिक का पूरा इवेंट मिल जाएगा। सही है भाई। हमने क्या करा, इवेंट को सेकंड आर्गुमेंट में पास कर दिया। कहां पास कर दिया, मतलब अब मुझे अपने फंक्शन के कौन सा आर्गुमेंट के अंदर इवेंट मिलेगा, मिल जाएगा आपको इवेंट। सर करवा ले इवेंट को भी कंसोल, कंसोल डॉट लॉग इवेंट। सही भाई, रिफ्रेश करा, ग्रिड पे क्लिक करा, जाफर मिल गया, और सेकंड आर्गुमेंट में क्या मिल गया मुझे, इवेंट मिल गया। अब मुझे अपना बटन चाहिए, क्या करूं मैं, इवेंट डॉट टारगेट। भाई बहुत यूज होता है क्लास ये, रिएक्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है इवेंट डॉट टारगेट। क्लिक करा, जाफर क्या किया, और जो बटन जिस पे क्लिक हुआ है वो बटन जो आपको गेट हो गया। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया, ये नहीं आया समझ में। सर ठीक है, कॉलबैक के अंदर तो आपने बता दिया कि भाई ग्रिड, सॉरी कॉलबैक बता दिया कि भाई फर्स्ट पैरामीटर में मिलता है आपको इवेंट, और जहां पे डायरेक्ट कॉल करवा रहे वहां पे क्या होगा, जहां डायरेक्ट फंक्शन कॉल हो रहा है मतलब ग्रिड लिखा जा रहा है, ब्रैकेट लिखे जा रहे हैं, अगर वहां पे इवेंट चाहिए फिर। अब एक फंक्शन है, अभी बताया भाई, अभी पढ़ा, अभी
बस काफी कंटेंट है, इसके बाद कुछ नहीं है, अच्छी तरह काफी है बस, बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रीम हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, सारी कॉम्प्लेक्स जाएगी। अच्छा भाई क्लास अब देखिए, ये भी हमारा फंक्शन है फू वाला या नहीं है? अब इस फंक्शन के अंदर मुझे इवेंट चाहिए तो कैसे मिलेगा? कैसे है रे, तभी तो पढ़ा है भाई। इवेंट फू के अंदर मुझे इवेंट चाहिए तो क्या कॉलम बनाओ उसके लिए? सर आपने फू पास कर दिया ना, बस काफी है, आपने फू पास कर दिया बस। अब जब फंक्शन कॉल होगा ना, तो फर्स्ट पैरामीटर के अंदर आपको इवेंट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। अब सिंपल आप क्या करने वाले भाई, यहाँ पे अपना इवेंट, यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट मिल गया भाई फू। तो बस आज करना क्या है भाई, साफ सुथरा। तो अगर भाई हम आपसे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम कंटेंट बस कवर होंगे, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ बस। तो भाई हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट के देख लो भाई, अगर आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो डायरेक्ट कॉल नहीं बनाए, अगर आप कॉल बैक यूज कर रहे हो तो कॉल बैक के अंदर आप इवेंट निकाल सकते हो फर्स्ट पैरामीटर से, और यहाँ पे अपने फंक्शन को पास कर सकते हो किसी भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे। क्लास क्या क्या पढ़ा भाई हमने आज? हमने जेएसएक्स पढ़ी और हमने क्या पढ़ा भाई, हमने इवेंट्स पढ़ा। जेएसएक्स स्टाइलिंग, जेएसएक्स के अंदर क्या क्या डेफिनेशन होता है हमारे पास, एचटीएमएल से, क्लास नेम में, स्टाइल के अंदर, फिर फ्रैगमेंट पढ़ा, फिर कर्ली ब्रैकेट पढ़े, ऐसा ही है। और जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट पढ़ा हमने जो रिटर्न से ऊपर यूज होता है। क्लास क्लियर है यहाँ तक? इंशाल्लाह भाई अगली क्लास के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वो हम करेंगे भाई प्रॉप्स और स्टेट। ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिएक्ट के अंदर, प्रॉप्स और स्टेट। तो भाई कोशिश करना क्लास के भाई आप लोग जितना हमने आज पढ़ा है उनकी प्रैक्टिस लाजमी है, और जो लास्ट असाइनमेंट है भाई आपके रिएक्ट का वो भी लाजमी है कंप्लीट होना। कल की क्लास के अंदर भाई क्लास खत्म नहीं हुई है, कल की क्लास के अंदर भाई मैं आपको स्टेट और प्रॉप्स पढ़ाऊंगा। तो भाई मैं आपसे क्या उम्मीद रखूंगा, घर से पढ़ के आओगे एक भी बच्चों के अलावा आप लोग भाई अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, जो मैंने आज पढ़ा ना उसके रिवीजन कर लो, काफी है। तो स्टेट प्रॉप्स कल पढ़ेंगे और कल हम बनाएंगे भाई टू डू एप्लीकेशन। क्या बनाएंगे भाई? टू डू एप्लीकेशन विद रिएक्ट।